शहर कायद की बात करेंगे, जहाँ मानसून की पहली बारिश के साथ ही अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। कराची और गिरदोनवाब में अलसुब कल हमने देखा कि हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी रहा। अच्छा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जिस बात का डर था, वही हुआ है। कल जिस वक्त हम प्रोग्राम का स्टार्ट ले रहे थे ना, उस वक्त जब कराची में बारिश की बात है, मैंने यही बात की कि जी वहाँ पर तो पहली बूंद गिरती है और फिर हालात ख़राब हो जाते, तो इकरा ने मुझे रोका कि नहीं ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही हालात लेकिन ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही हुआ है। खैर, बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने में मिला है कि जो सड़कों पर फिसलन हो रही है, दर्जनों ट्रैफिक हादसा भी पेश आए और शहर में बारिश के दौरान करंट लगने से अल्फला सोसाइटी का रिहायशी 12 साल बच्चा भी जाँ भाग हो गया, जबकि बारिश के साथ ही शहर में बिजली की तरसील का जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हबेजी पंपिंग स्टेशन की भी बिजली बंद होने से शहर को पानी की तरसील में जो मसरूफ 20 पंप थे वो भी बंद हो गए। अच्छा, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो लाखों गैलन पानी की जो फराहमी थी वो बंद हो गई। शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों से निकासी आपका जो काम है वो भी किया जाता रहा और इस तरह की सूरत हाल देखने में आई थी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक शिकवा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जी महकमा मौसमियात ने शायद पहले आगाही नहीं किया था कि पीर से मानसून बारिशों का स्पेल शुरू हो सकता है, और महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट अब जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि कराची में बारिशों का सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने का। अच्छा, और बारिशों के बायस कहा जा रहा है कि कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। ये सूरत हाल बन सकती है कराची में। बारिशों के बाद जो बारिशें हैं वो रहमत होती है, लेकिन सिंध में जो है वो जहमत बन सकती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। फयाज यूनुस हमारे मौजूद हैं, सूरत हाल जानेंगे कराची में इस वक्त मौसम कैसा है और जब कल बारिश हुई उसके बाद की सूरत हाल क्या थी। फयाज बताइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो कराची में इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है। कल कराची में हल्की तो कहीं कल तेज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई थी। काफ़ी मकामात पर जो बारिश का पानी था वो जमा हो चुका था। जैसे ही बारिश की 2 बूंदें गिरी तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आँख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया और के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ फीडर्स जो है उनके ट्रिप कर गए। कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से कराची का जो बेशतर इलाका है वो अंधेरे में डूब गया। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ शहराहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी नकासी का अमल ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। हुकूमत सिंध की जानिब से कल शिकवा तो किया गया था कि महकमा मौसमियात ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन महकमा मौसमियात वक्फन बताती जा रही है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक मरतबा फिर महकमा मौसमियात ने यह बता दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। इस वक्त भी कराची में जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम जो है रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर जाएगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनका ये कहना है कि कराची में काफ़ी अरसे के बाद जो है गर्मी का जोर टूटा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि कराची का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जब वो घरों में जाते थे तो घरों में जो है उनको के इलेक्ट्रिक की जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी, कभी आती थी कभी जाती थी, इसलिए वो बाहर निकलते थे तो बाहर भी गर्मी होती थी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग सुबह से अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, खुश हैं, लेकिन जहाँ पर वो कीचड़ देखते हैं तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध और गुज़िश्ता रोज़ मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये दावा किया गया था कि कराची के तमाम तर इलाकों से हम मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी के साथ साथ सड़कें साफ़ कर दी हैं, लेकिन कीचड़ इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मौजूद है। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध समेत KMC, DMC और तमाम तर जो इदारे इनको मुतारिक होना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया फयाज। अब हमें आगाह का तमाम हाल के हवाले से कि कराची में मौसम खुशगवार हो गया, शहरी खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सूरत हाल ख़राब है वहाँ पर थोड़े खफा भी दिखाई देते हैं। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे स्पेल कब तक रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। रियाज खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये मानसून का जो मौजूदा स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा? ख़ास तौर पर हम कराची की बात कर रहे हैं और मुल्क के जो दीगर इलाके हैं उनके हवाले से भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अभी फिलहाल तो तकरीबन 5 दिन तक रहेगा। ज़्यादातर जो इसकी इंटेंसिटी है 2-3 दिन तक है पंजाब में और GB जो कश्मीर है और साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध में, और उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन यह है कि वो गैप जस्ट कोई 7-8 घंटे रहेगा
उसके बाद दोबारा इसकी स्पेल जो है ना शुरू हो सकता है। ओवरऑल और इसमें ज्यादातर मॉडरेट और कुछ इलाकों पे ज्यादा तेज मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। सही। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, कोई अलर्ट भी है कि बारिशों की वजह से कहीं पे सैलाबी रैला भी आ सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो सिंध की है वो कहती है कि वो शिकवा करी थी कि हम लोगों को तो कोई अलर्ट का पहले बताया नहीं गया, पेश की इतला नहीं दी गई थी, तो कोई ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल इतला ऑलरेडी इससे पहले स्पेल शुरू होने से पहले पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एक्टिविटी होने वाली थी उससे 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज इशू किया गया था जिसमें हेवी रेन की एक्टिविटी भी बताई गई थी, मॉडरेट हेवी रेन, और जिसमें अर्बन फ्लडिंग की और मुख्तलिफ किस्म के जो डिजास्टर इसके कंपोनेंट्स हैं उन सब की बताई गई थी। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो अर्बन फ्लड्स है वो और उसकी जो मिटिगेशन है वो सिर्फ एक दिन में नहीं होता, ये तो चूंकि काफी टाइम लगता है इसमें, और जब तक ये नाले और ये कंप्लीटली इनकी एग्जॉस्ट और वो आउटलेट सही होते हैं तो उसमें फिर डेफिनेटली वो काम कर सकता है। 24 घंटे का वार्निंग या 3 घंटे का वार्निंग या 4 दिन का वार्निंग जो है वो फिर काम कर सकता है। अगर वो 1 साल से अगर प्रॉब्लम है उसमें तो बड़ी मुश्किल से मतलब काम होगा। बिल्कुल ठीक है रियाज खान साहब, हमने कराची में गुज़श्ता बरस देखा था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई थी, हालात कुछ अच्छे नहीं रहे थे। इस साल क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी? मामूल से जिस तरह अगर पिछले साल की हम बात करते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट था, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री में नहीं था, खासकर सिंध और कराची के अगस्त के महीने में जो बारिशें रिकॉर्ड की गई, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट इज एक न्यू रिकॉर्ड हमारे जो डेटा आर्काइव है खासकर सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस साल जरूरी नहीं है कि उतना ही हो जाए, लेकिन यह कि सिंध के लिए जो प्रिडिक्शन है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वो है अबव नॉर्मल रेनफॉल की, और जिसमें डेफिनेटली हेवी स्पेल्स आ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अबव नॉर्मल का मतलब ये नहीं है, असल जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि इसके अंदर जो डिजास्टर्स वाले इवेंट्स होते हैं जो अर्बन जो शॉर्ट स्पेल के होते हैं लेकिन ज्यादा रेन और ज्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं वो बड़े वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं और वो अर्बन फ्लड जनरेट कर जाते हैं। तो वो तो डेफिनेटली हर मानसून सीजन में ये मानसून की बिहेवियर है और इसी किस्म के इवेंट्स जो है ना आगे भी आते जाएंगे। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, इस तरह की तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए क्या महकमा मौसमियात जो है NDMA और दीगर इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि कोई भी हंगामी हालात से निपटा जा सके बआसानी? जी 100% पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, वो फेडरल फ्लड कमीशन है, आर्मी के जो इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट्स है, जितने भी इदारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी फ्लड मैनेजमेंट या फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, रिलीफ में काम कर रहे हैं, वो सब के साथ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो 100% से ज्यादा उसको डिसमिनेट हो रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। ठीक है रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और ये स्पेल कब तक रहेगा ये भी आपने बताया कि 6 रोज़ तक तो रहेगा, उसके बाद भी सिर्फ 7 से 8 घंटे का गैप आएगा, फिर नया स्पेल जो है वो रहेगा। और उन्होंने कहा कि जी कि पिछले साल वाली सूरत हाल नहीं होगी कराची का, जब हमने उनसे पूछा तो वो आपने जाना ही है। खैर मौसम खुशगवार है, ये अच्छी बात है, और जो वो रहमत ही रहना चाहिए, हाँ। वो जहमत नहीं बनना चाहिए, मुख्तलिफ बिजली चली जाए या पानी ना हो या फिर पानी खड़ा हो जाए, उससे वो जहमत नहीं बनना चाहिए। हम खैर आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मामला ये है कि जी आबादी में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, और इजाफी जो अगर आबादी में इजाफा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि खुराक, तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो ज़रूरियात हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा होता है फिर। हाँ जी, और इनकी ज़रूरियात मतलब कि नीड्स बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता ये हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से वसाइल और ज़रूरियात के दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है। और वजारत कौमी सेहत 11 से 17 जुलाई तक हफ्ता आबादी मना रही है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि बढ़ती हुई आबादी के मुल्की वसाइल पर बोझ से मुतालिक शहरियों में आगाही पैदा की जाए, जबकि वजारत ने यह भी कहा है कि इब्लाग के जरिए अवाम को आगाही देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी
मुरतब की गई हैं और हर साल पाकिस्तान की आबादी में देखा जाए तो तकरीबन 30 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आबादी के हवाले से दुनिया का अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पाँचवां मुल्क भी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की आबादी इस वक्त आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की हम बात कर रहे हैं। पंजाब की आबादी इस वक्त 11 करोड़ है और इसके बढ़ने की मौजूदा शरह 2.13% है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से पंजाब की आबादी बढ़ती रही तो 2046 में ये 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 22 करोड़ हो यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आबादी है उस टाइम फिर ये डबल हो जाएगी, उतनी सिर्फ पंजाब की होगी जितनी कि इस टाइम पाकिस्तान। उससे होगा क्या, वसाइल आपके पास कम होंगे और मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर हम देखते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और जो है गुर्बत जो है वो भी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी भी इसी के साथ लेंगे ना आप देखें तो, क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पंजाब की आबादी मुल्क की मजमूई आबादी का तकरीबन 53%। बिल्कुल ऐसा ही है, वही तो हाफ है, तो फिर वो उन्होंने कहा कि वो डबल हो जाएगी। खैर, आबादी में इजाफे की बुनियादी वजह कम उम्र की शादियाँ, बेटे की ख्वाहिश और इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो वो रीजंस बताई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन रीजंस को चेंज करने की अब ज़रूरत है और आबादी में इजाफा जो बुनियादी ढांचा, सेहत, तालीम और खुराक की मौजूदा सहूलियात पर दबाव डाल रही हैं तमाम चीज़ें, तो इनको ठीक करना पड़ेगा। हमारे सेक्टर्स जो हैं ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और फिर उन पे मजीद प्रेशर पड़ता चला जा रहा है। बात करेंगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या पार्टनरशिप इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माहिरीन के मुताबिक ये रिपोर्ट भी जो हमने शेयर की है, पंजाब की आबादी अगर 2046 में देखा जाए तो 22 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तकरीबन आबादी है। इतनी आबादी बढ़ने की सूरत में रिसोर्सेज पर कितना दबाव आएगा? जो आपने जिस इशारा किया ये बड़ी अहम बात है। इस वक्त भी पंजाब की आबादी जैसे आपने कहा 11 करोड़ से ऊपर है और अगर ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क होता तो दुनिया का ये 12वां बड़ा मुल्क होता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक सूबा है जिसकी आबादी एक बहुत बड़ी तादाद में बढ़ चुकी है और ये आबादी की शरह पाकिस्तान की जो आबादी की शरह से ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में कोई 2.14 है और ये कोई 2.3 के करीब पंजाब की ग्रोथ हो रही है। और आप ये देखिए कि पंजाब की ज़्यादा आबादी जो है इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ 11 शहरों के गिर्द में रहता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि पंजाब में जो अर्बन माइग्रेशन का रुझान है उसकी वजह से सारा रिसोर्स का दबाव उन शहरों पर पड़ रहा है और देहातों से लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ जाते हैं रोज़गार की तलाश में। और पंजाब में अगर आप शहरों का जायज़ा लें तो बड़े बड़े कच्ची आबादियाँ बन गई हैं, बहुत ज़्यादा पर दबाव बढ़ रहा है। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ आबादी का बढ़ना जो है ना, ये कोई अददी मसला नहीं है, ये रवाई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप हर साल जैसे आपने कहा कि एक बड़ी तादाद में हमारे यहाँ आबादी बढ़ती है, अगर हम सिर्फ 2.13 को ही ले लें तो तकरीबन को 40 से 45 लाख लोग हर साल हमारे इजाफा होता है। तो 40 से 45 लाख लोगों के ना हम स्कूल प्लान करते हैं, ना हमको बेसिक हेल्थ यूनिट प्लान करते हैं, ना कोई हाउसिंग प्लान करते हैं। तो ये गैप है कि आबादी का बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा है और जो हमारे रिसोर्स प्लानिंग है और जिसके ये इंश्योर करना है कि जो बच्चा पैदा हो उसको स्कूल भी जाना है, जो बच्चा पैदा हो उसको कल को हेल्थ की सर्विसेज भी चाहिए, रोजगार, वो नहीं है। तो एक बड़ा डिस्कनेक्ट है आबादी के बढ़ने के रुझान में और हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग में। नतीजा जो है वो आपके सामने है कि शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ शहरी मसाइल में बेइंतहा इजाफा हुआ है। ये ख़तरनाक। अच्छा इरफान मुफ्ती साहब, अब जो है बढ़ती आबादी को रोकने के लिए हुकूमत जो है वो 17 जुलाई तक हफ्ता आबादी मना रही है। आप क्या समझते हैं ऐसे इक़दाम से अवाम में किस हद तक जो है वो शऊर पैदा हो सकता है और क्या इन चीज़ों से कुछ फ़र्क भी पड़ेगा? देखिए, पहले तो हमें दुनिया से सीखना चाहिए। जैसे बांग्लादेश ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है, बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा आबादी का मुल्क था, इस वक्त वो हमसे कम आबादी पर खड़े हैं। चाइना का भी मॉडल है, उन्होंने देखिए 3-4 चीज़ें की हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस का इशू नहीं है, स्टेट पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रियासत ये चीज़ छोड़ नहीं सकती लोगों के ऊपर आप फैसला करें कि 2 बच्चे करने के 8 करने हैं। ये रियासत को एक पॉलिसी देनी चाहिए। फिर जाहिर बात है तालीम की बात है, तालीम को आम करना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो निज़ाम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तकरीबन 1/3 प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती है, जिसका मतलब हम नहीं प्लान करते कि ये बच्चा हमने पैदा करना है, ये खुद उस हालात में हम पैदा कर बैठते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तालीम है, इसमें आम तालीम जो बुनियादी तालीम है उसको आम करना है, इसमें यूथ को
करना बहुत ज़रूरी है। यूथ को अगर आप एंगेज नहीं करते, मजहबी लीडरों को भी करें, जैसे बांग्लादेश ने करके उनको उससे बड़े फ़ायदे लिए हैं। फिर इसके साथ साथ जॉब क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन भी एक सोल्यूशन देता है इस चीज़ को। आप चाहें तो बांग्लादेश और भी मुल्कों को देखें तो रियासत इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। रियासती इंटरवेंशन के बगैर ये मामला रुकता नहीं है, नहीं तो लोगों की आप छोड़ देंगे तो यही हो रहा है जो इस वक्त है कि 4 करोड़ की आबादी थी जब 1947 में आप आज़ाद हुए हैं, इस वक्त आप 22 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क वही है, जोग्राफी बिल्कुल ऐसे हमारी उतना ही है, लेकिन आबादी की डेंसिटी इस वक्त हम 48 नंबर पर हैं दुनिया में डेंसिटी पर, उस वक्त 98। तो आप ये देखिए कि हमारी डेंसिटी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा ज़रा कि एक जानिब तो ये है कि हमें इस हवाले से प्लान करने की ज़रूरत है, स्टेट पॉलिसी की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ जैसे आपने 11 बड़े शहरों की बात की कि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतनी ज़्यादा आबादी है, हमें छोटे शहरों को आबाद नहीं करना चाहिए, हमें नए शहरों को आबाद नहीं करना चाहिए, वहाँ पर सहूलियात नहीं देनी चाहिए कि जिससे बड़े शहरों पर जो प्रेशर कम हो रहा होगा वहाँ की आबादी को वहीं सहूलियात मिल रही होंगी। एक बुनियादी फ़लसफ़ा जो दुनिया ने सीखा है वो ये कहा है कि शहरों में फैसिलिटीज़ ना दें, गाँव में शहरों की फैसिलिटीज़ दें। इसका ये मतलब है कि गाँव के अंदर ही अगर आप बेसिक हेल्थ दे दें, तालीम की बेहतर सर्विसेज दे दें, निकासी आपका रोज़गार का, तो फिर ये जो दबाव है शहरों की तरफ रुझान है ये कम हो जाएगा। तो आप देहातों के अंदर वो फैसिलिटीज़ पहुंचा दें तो फिर ये जो माइग्रेशन का रुझान है ये बहुत कम हो जाएगा। पंजाब में तो ये बहुत ख़तरनाक हद तक है। आप सिर्फ ये देखिए कि लाहौर की आबादी को 1 करोड़ 10 लाख है, ये तो वो है जो सेंसस ने बताया, लेकिन डेली को 35 लाख लोग जो माइग्रेंट वर्कर है वो सुबह आते हैं यहाँ काम करने। तो एक शहर एकदम एक्सपैंड करता है, एक ही दिन में सुबह से शाम तक उसकी आबादी में कोई 25% इजाफा हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि वो रोज़गार वहाँ क्यों नहीं मिल सकता जहाँ वो रहते हैं। वो बजाय इसके कि सुबह उठें और शहर की तरफ चलें और फिर शहर से गाँव में जाएं, वही देहात रोज़गार उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है इसके ऊपर, जिस तरह से वो कह रहे थे कि स्टेट पॉलिसी की भी ज़रूरत है और बाकी मामला भी आपने सुने। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।